इन लोगों ने ये कहा कि हमने आपको इसलिए बुलाया है कि आप जितनी जल्दी हो सके बाबरी मस्जिद का निर्माण वहाँ का, वो बाबरी मस्जिद के बजाय वहाँ मंदिर का निर्माण करा दीजिए। मुझे भी बहुत डर लगा तो मैं ज़मीन में लेट गया। तो उस समय जो सीआरपीएफ और पीएसी के लोग थे वो मुझे भी मृतक समझ करके जैसे कारचौकों को उठा के गाड़ी में लाद रहे थे, मुझे भी उठाया। तो मैंने कहा सर मैं जिंदा हूँ। अयोध्या, राम की नगरी कही जाने वाली अयोध्या, 90 के दशक में राम के नाम पे एक आंदोलन होता है। बाबरी मस्जिद का एक हिस्सा गिरा दिया जाता है, लोग इसे विवादित ढांचा भी कहते हैं। फिर देश भर में दंगे होते हैं और मामला कोर्ट में चला जाता है। हाई कोर्ट होते हुए मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। पर आप उस फैसले को जान समझ पाएं इससे पहले अयोध्या और अयोध्या की कहानी जाननी बहुत जरूरी है। जरूरत है आप समझें कि अवध में सरयू के किनारे बसे उस शहर को जिसे राम की नगरी भी कहा जाता है। पूरी नगरी अपने आप में आस्था कैसे है, मुगल और फिर अंग्रेजों ने अपने शासन के दौरान क्या छाप छोड़ी, यह भी जानना जरूरी है। यह शहर राजनीति का अखाड़ा कैसे बना, किसे और कैसे इस मुद्दे को बड़ा और विकसित किया गया, यह भी जानना चाहिए। कैसे यहाँ बाबरी मस्जिद बनी, कैसे विवाद हुआ, कैसे देश की राजनीति और हिंदू मुस्लिमों का ताना बाना हमेशा के लिए खत्म या यूं कहें बदल गया। इस विवाद का बीज मुगलिया सल्तनत के दौर में बोया गया। अंग्रेजी शासन ने वैमनस्यता की खाई को कुछ और गहरी की। इसका नतीजा यह हुआ कि दो धर्मों और संप्रदायों तक सिमटा हुआ एक मुद्दा राजनीति को दो खेमों में बांटने का आधार बन गया। राजनीतिक खेमों की सीमा संभावना तय होने के बाद स्थान और आस्था की दहलीज को लांघकर अयोध्या एक आंदोलन बन गया। उस आंदोलन की आग में कई प्राणों की आहुतियां भी दी गई। ये सब जानने, बताने और समझाने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं अयोध्या। अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद को इतिहास और तथ्यों पर रखकर जानना है तो हम इसे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। इससे सुविधा होगी कि अंग्रेजों के वक्त में अभी आजाद भारत की 21वीं सदी तक यह मामला कैसे पहुंचा। इस मुद्दे ने वक्त का सफर तय किया जो आज इतिहास बन गया है। सबसे पहले जानते हैं कि बाबरी मस्जिद किसने बनवाई थी। अगर बाबरी मस्जिद के इतिहास की बात करें तो मुगल शासक बाबर के जनरल या यूं कहें सेना प्रमुख मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई। बाबर के नाम पे 1556 में इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। अयोध्या में गंगा जैसी अहमियत रखने वाली सरयू नदी के किनारे पूजा अर्चना लंबे समय में होती रही है और इसी के साथ धीरे धीरे मस्जिद वाले हिस्से में राम के जन्मस्थान की मान्यता भी मजबूत होती रही। अंग्रेजों के शासनकाल में इस विवादित हिस्से में बाड़ लगाकर भीतर नमाज और बाहर पूजा की अनुमति सन 1859 में दी गई। इस फैसले के बाद विवादित ढांचे का कोई असली धार्मिक स्वरूप नहीं बचा। अपनी मान्यता के अनुसार धर्म विशेष के लोग वहां अपना दावा करते रहे। 1885 में महंत रघुवीर दास की याचिका खारिज करते हुए फैजाबाद जिला अदालत ने बाबरी मस्जिद के बाहर किसी भी तरह के निर्माण की मंजूरी नहीं दी। लेकिन हिंदुओं की आस्था यहां बढ़ती गई और अंग्रेजों से आजादी के संघर्ष के बीच यह मामला शांत पड़ गया। देश आजाद हुआ और विभाजन, गरीबी, शासन, कश्मीर, हैदराबाद जैसे मसलों के बीच अयोध्या में भी एक बड़ा विवाद जन्म ले रहा था। अब समझते हैं कि कैसे और कहां से आई रामलला की मूर्तियां। दरअसल हुआ यह कि 1949 में देश की आजादी के 2 साल बाद मामला फिर गर्मा गया। अयोध्या में दावा महज जमीन के 2.77 एकड़ टुकड़े का नहीं बल्कि आस्था और आराध्य से जुड़ा। इसी आस्था के वशीभूत स्वामी करपात्री जी महाराज को अयोध्या में अपना आसन जमाना पड़ा। उसका नतीजा यह हुआ कि 22 दिसंबर 1949 की आधी रात विवादित ढांचा के मुख्य गुंबद के नीचे यानी गर्भगृह में प्रभु श्रीराम प्रकट हो गए। तत्कालीन एफआईआर के मुताबिक प्रभु श्रीराम स्वयं प्रकट नहीं हुए बल्कि परिसर में चबूतरे पे राम, सीता और लक्ष्मण की जिन मूर्तियों की पूजा हो रही थी किन्हीं लोगों द्वारा वे वहां रातों रात फिर रख दी गई। उसके बाद तो अयोध्या मसले ने नया रुख ही ले लिया। तब देश का संविधान भी नहीं बना था। सरकार के समक्ष बड़ा संकट था। फैजाबाद के तत्कालीन कलेक्टर के नायर को यथास्थिति बहाल करने का आदेश मिला, लेकिन दंगा और पुलिस प्रशासन के अफसरों की जान खतरे की आशंका बताते हुए उन्होंने आदेश मानने से इनकार कर दिया। उन्हीं के सुझाव पर संपत्ति कुर्क करते हुए वहां 29 दिसंबर को रिसीवर बैठा दिया गया। अब बात करते हैं 1959 की, जब निर्मोही अखाड़ा ने स्थान पर अधिकार के लिए मामला दायर किया और 1961 में पहली बार यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी हक के लिए याचिका लगाई। इसके अलावा इस मसले पर न तो अयोध्या में और न ही देश में किसी भी प्रकार की कोई हलचल देखने सुनने को नहीं मिली।
यानी मान सकते हैं कि अगर अंग्रेजों के वक्त अयोध्या के परिदृश्य को पहला हिस्सा समझा जाए तो आज़ादी के बाद मूर्ति रखने और सुन्नी वक्फ बोर्ड के केस दायर करने के बाद इस विवाद के 2 चरण पूरे हो गए थे। सब कुछ शांति से चल रहा था। देश में इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी फिर से एक बार सत्ता में आ चुके हैं। हिंदुओं के कुछ संत रह रह के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर कोशिश पैरवी जारी रखे हुए थे। अयोध्या विवाद को करीब से देखने वाले जन मोर्चा अखबार के संपादक और इस फैसले पर किताब लिखने वाले शीतला सिंह कहते हैं, देवकी नंदन अग्रवाल और कई नेता, उनके 13 की संख्या थी, वो लोग इकट्ठा हुए और कहा कि साहब ये मंदिर बनवा दीजिए। और वैद्यनाथ का तो कहना था कि एन सरवण का तो वोट चाहिए, नोट चाहिए, ये मंदिर कभी नहीं बनाएंगे। खैर हमने उनको बताया कि साहब फिर आप निरस्त्र हो जाएंगे और जो एक इसके पीछे पॉलिटिकल कैंपेनिंग कर रहे हैं वो समाप्त हो जाएगी, तो आप ऐसा क्यों चाहते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मंदिर हमारी प्राथमिकता है, आप वो मंदिर बनना चाहिए, तो कागज पत्र उसके दे दीजिए। तो जो ट्रस्ट बना था और जो प्रस्ताव था कैसे कैसे क्या होगा वो सब उनको दे दिया गया। वो पहुँचे तो 26 दिसंबर 1986 को इनके 2 मुखपत्र जो हैं, ऑर्गेनाइजर और पांचजन ने, उन दोनों की लीड स्टोरी यही थी कि राम जन्मभूमि और ये हिंदू मंदिर बनने जा रहा है, ये हिंदुओं को मिलने जा रहा है, कांग्रेस मजबूर हो गई और ये सब हो। इसी बीच एक विष्णुहरि डलमिया उनके नेता हुआ करते थे, जो शायद कोषाध्यक्ष होते थे विश्व हिंदू परिषद के। उनका फ़ोन आया कि साहब हमको ट्रस्ट में शामिल कर लीजिए। मैंने कहा वो नहीं हो सकता, आप फैजाबाद के नहीं। उन्होंने कहा नहीं, हमारे रिश्तेदार हैं, उनका पता मैं दे दूंगा। मैंने कहा वो सब कहने अच्छा कागज़ भेज दीजिए। तो 25 दिसंबर को उनके जो रिश्तेदार बताया था, एक शुगर फैक्ट्री के मालिक हैं, वो कागज़ पत्र सब ले करके दिल्ली गए और केशव सदन में, शायद यही नाम है आरएसएस के हेडक्वार्टर का, वहाँ जो है पहुँचे तो वहाँ बाला साहब, उस दिन बाला साहब देवरस भी मौजूद थे। पूछा कि क्या बात है भाई, आप लोग क्यों कर? तो कहा रे आपको मालूम नहीं, हम लोगों की विजय हो गई, अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है। कहा कि क्या आप कह रहे हैं? तो कहीं नहीं, आपने अपना अखबार नहीं पढ़ा है। तो उनको अपना अखबार दिखाया गया तो उस पर बहुत नाराज़ हो गए और कहा अशोक सिंघल को बुलाओ। और अशोक सिंघल को बुला करके बड़ी खरी खोटी सुनाई कि इतने पुराने स्वयं सेवक हो, वो तुम्हारी समझ में ये नहीं आया कि राम जन्मभूमि मूवमेंट तो हमारे लिए अस्त्र है, लक्ष्य तो दिल्ली में सत्ता पाना है। और तुम राम के 800 मंदिर हैं, एक और बन जाएगा तो 801 हो जाएगा, लेकिन तुमको कौन पूछेगा? तो इस समझौता जो हुआ है उससे किसी तरीके से निकलो, राम मंदिर नहीं बनेगा। और राम मंदिर जब बनेगा तो ये फिर वो जो है कि सब अशोक सिंघल भी बेबस हो गए, दोनों हाथ उठाए समर्थन कर रहे थे। तो एक प्रयोग तो 1986 का जो आपने याद दिलाया, 1986 का एक प्रयोग था कि राम जन्मभूमि बनने का मुसलमानों की तरफ से संस्तुति हो गई थी। मस्जिद को भी वो घेरने के लिए तैयार थे। 1885 में जहाँ हिंदू हारे थे वो छत डालने वाला मुकदमा, उसी स्थल से जो है मंदिर का निर्माण होना था। तो इस तरह से अयोध्या विवाद के तीसरे चरण की शुरुआत होती है।
लेकिन इसी बीच 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और बागडोर राजीव गांधी के हाथों में चली जाती है। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि 1986 में शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राजीव गांधी की केंद्र सरकार ने पलटने का निर्णय लिया। कई राजनीतिक जानकार मानते हैं और बताते हैं कि इससे देश में यह संदेश गया कि राजीव गांधी की सरकार मुस्लिमों की हितैषी है। कहा जाता है कि यही वो वक्त था जब हिंदुओं को खुश करने के लिए केंद्र सरकार ने विवादित स्थल के गेट पे ताला खोलने का फैसला किया। हम राम भक्त हैं और यहाँ इस खोलना चाहिए, और इसे इस आधार पर पहले वो मुंसिफ के यहाँ वो मामला भेजा गया। मुंसिफ ने एतराज़ कर दिया कि चूँकि न मैं इस मामले को देख रहा हूँ और न इसकी कोई फाइल है, इसलिए मैं नहीं देख सकता। तो जज साहब ने उसे खुद ही उस पर विचार शुरू किया और उस विचार के अनुसार ताला खोलने का ये कि कोई आदेश नहीं है और बंद रखने का कोई आदेश नहीं है, इसलिए उस ताला खोलने के आदेश दिए। इधर 1986 में स्थानीय अदालत ने सरकार को आदेश दिया कि स्थान पर हिंदुओं को पूजा की अनुमति दी जाए। हालांकि 1989 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने की बात कही, लेकिन शायद इस बढ़ते विवाद के लिए यह फैसला देरी से था। विश्व हिंदू परिषद की एंट्री हो चुकी थी और राम मंदिर मामला अब आंदोलन का रूप ले चुका था। कार सेवकों को देश भर में एकजुट किया जाने लगा और लोग अयोध्या पहुंचने लगे। 1990 में अक्टूबर-नवंबर अयोध्या में काफी हलचल वाला रहा। विश्व हिंदू परिषद आंदोलन को आकार दे रहा था। वहीं समर्थन देने के लिए बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने इस मसले पर रथ यात्रा का ऐलान कर दिया। उन्होंने सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। यात्रा प्रबंधन की कमान मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में थी। आडवाणी ने 25 सितंबर को रथ यात्रा शुरू की, जो कि 30 अक्टूबर को अयोध्या में पूरी होनी थी। रथ यात्रा के जरिए लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर और बीजेपी के लिए देश भर में अपार समर्थन बटोरा। यहां तक कि दक्षिण के राज्यों में भी इसकी चर्चा हुई, जहां बीजेपी शून्य थी। पर यात्रा अयोध्या पहुंचती इससे पहले 23 अक्टूबर को बिहार में सीएम लालू यादव ने आडवाणी को गिरफ्तार करा दिया। इससे न सिर्फ राम मंदिर समर्थकों में क्रोध पैदा हुआ, बल्कि बीजेपी ने केंद्र में वीपी सिंह की सरकार से अपना समर्थन भी वापस ले लिया। विश्व हिंदू परिषद के शिला पूजन के ऐलान के बाद बड़ी तादाद में कार सेवक अयोध्या पहुंच रहे थे। इसी बीच प्रशासन ने विवादित स्थल के 1.5 किलोमीटर तक सुरक्षा कड़ी कर दी थी। शहर में कर्फ्यू था, फिर भी कार सेवक आगे बढ़ते जा रहे थे। इसी दौरान 30 अक्टूबर 1990 को वहां पुलिस फायरिंग होती है और 5 कार सेवक मारे जाते हैं। इसके 2 दिन बाद 2 नवंबर को फिर पुलिस फायरिंग होती है और फिर कई कार सेवकों की मौत होती है। इस घटना के बाद मंदिर समर्थकों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का नाम मुल्ला मुलायम रख दिया था। हालांकि इस घटना के 24 साल बाद मुलायम ने गोलीकांड के लिए अफसोस भी जाहिर किया था, पर उस वक्त इस घटना के बाद मंदिर समर्थक इतने उग्र हो गए कि वे मंदिर से कम पे राजी नहीं थे। अब विवादित ढांचे के पीछे भी मैं फोटोग्राफी करते करते पहुंच गया था। तो जब वहां पर हेलीकॉप्टर से ऊपर से उड़ रहा था तो लोगों ने बताया कि इसमें मुलायम सिंह जी हो सकते हैं, गोली चलवा रहे हों, लेकिन उनकी कोई भूमिका उसमें नहीं थी। हेलीकॉप्टर में वो सेना के लोग थे, गोली चल रही थी और वहीं पीछे पर मैं भी खींच रहा था। तो उस गुंबद पे हेलीकॉप्टर को मैंने अपने कैमरे में कैद किया था और मेरे आसपास 2 कार सेवक गोली लग गई थी तो वो वहीं मर गए थे और मुझे भी बहुत डर लगा। तो मैं ज़मीन में लेट गया। तो उस समय जो सीआरपीएफ और पीएसी के लोग थे वो मुझे भी मृतक समझ करके जैसे कार चौकों को उठा के गाड़ी में लाद रहे थे, मुझे भी उठाया। तो मैंने कहा सर मैं ज़िंदा हूँ। तो उन्होंने कहा तुम तो कैमरा वैमरा लिए। हमने कहा मैं प्रेस के लिए भी काम करता हूँ। तो कहना अरे भागो, गोली किसी को पहचानती है। फिर उनकी बात को मैंने सही माना और फिर मैं वहाँ से निकल के बाहर आया। 1990 की घटना के बाद यूपी में हुए विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह की हार हुई और बीजेपी ने कल्याण सिंह के नेतृत्व में नई सरकार बनाई। विश्व हिंदू परिषद जो है, हमारे जो पहले इसके अध्यक्ष थे या हम कहेंगे उपाध्यक्ष रहे दाऊदयाल खन्ना जी, वो कांग्रेस के मंत्री भी रहे हैं और उसके बाद फिर वो कार्यक्रम करते रहे मेरठ अलीगढ़ के उसमें। और वहाँ पर कार्यक्रम के दौरान जो है ये विषय उठा कि भाई देश में 3 ऐसे स्थान हैं जो हिंदुओं के मान बिंदुओं को रौंद रहे हैं और वो 3 स्थान हैं अयोध्या में राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि। इन तीनों पर पहल करनी चाहिए और इस विषय को उन्होंने उठाया और उसके बाद फिर जो है ये धीरे धीरे बढ़ता गया। और दुर्भाग्य ये रहा
कि जिन लोगों के लिए उन्होंने तमाम तरह से सहयोग किया सामाजिक कार्यों के द्वारा और बढ़ चढ़ कर कांग्रेस में रहते हुए मंत्री रहते हुए उन्होंने सेवा की, उन लोगों ने एक छोटे से मामले में जो है उनकी पिटाई कर दी और वह समाज जो है वो अल्पसंख्यक था। आज की स्थिति में हम कहेंगे उनको एक निशाना बनाया गया और उन्होंने उनकी पिटाई, उससे वो द्रवित हुए और काफ़ी दुखी हुए। इसके बाद जो है इस कार्यक्रम को उन्होंने अपने हाथों में लिया और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने मांग रखी कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति हो। इसके लिए जो है लगातार वो प्रयासरत रहे तीनों स्थानों को लेकर। विश्व हिंदू परिषद के वो पदाधिकारी बने और आगे चलकर ये विज्ञान भवन में इस कार्यक्रम संतों के सामने उन्होंने रखा। अब जानते हैं कि फिर 1992 में क्या हुआ जिससे पूरा देश बदल गया। 1990 में गोलीकांड के 2 साल बाद एक बार फिर कार सेवक अयोध्या जुटने लगे। लाल कृष्ण आडवाणी, अशोक सिंघल, उमा भारती, विनय कटियार जैसे नेता आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। साधु संतों के साथ देश भर से कार सेवक एक बार अयोध्या पहुंचे थे, इस बार तैयारी के साथ। तैयारी इसलिए क्योंकि कई चश्मदीद पत्रकारों ने इस मामले में गवाह रहे कार सेवकों की तैयारियों के बारे में विस्तार से लिखा और बताया है। इंडियन एक्सप्रेस के फोटोग्राफर प्रवीण जैन ने कहा, एक्चुअली सब जर्नलिस्ट के मन में क्यूरियोसिटी थी कि 6 दिसंबर को क्या होगा, क्या मॉस्क गिरेगी या नहीं गिरेगी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या बाबरी मस्जिद गिरेगी या क्या होगा। वो कहता तुम देखते जाओ, हम कुछ रिहर्सल करने वाले हैं। और मॉर्निंग में वो मेरे को ले गए साथ में, अकेला मैं था। विश्व हिंदू परिषद का हमने बिल्ला लगाया और थोड़ा सैफरन वगैरह पहना ताकि मैं भी उनके बीच में वही लगूं। और वो ले गए विश्व हिंदू परिषद वाले मेरे को अंदर। तो आई टुक द फोटोग्राफ्स एंड ऑल दैट, बट आई वाज रियली शॉक कि वहाँ पर रिहर्सल थी। ये रिहर्सल थी बाबरी मस्जिद के बिल्कुल पास में ही, आधा किलोमीटर भी नहीं होगा, शायद आधा किलोमीटर होगा, इफ यू रिमेंबर। जैसा कि आपने फोटोग्राफ्स में देखोगे तो उसके अंदर बाकायदा प्रोफेशनल लोग थे, हथौड़े, कुदाल वगैरह, वो सारे के सारे रिहर्सल कर रहे थे। इंटरेस्टिंग पार्ट वाज कि वहाँ पर एक टीला था, एक टीला बनाया हुआ था उन्होंने। तो उस रस्से के अंदर लोहे की ग्रिप बनाने के लिए वो ग्रिल यूज़ कर रहे थे ताकि टीले के ऊपर चढ़ा जा सके रस्सियों से। और सेम मेथड उन्होंने यूज़ किया मॉस्क में। अगर आप देखेंगे मॉस्क के अंदर उनको ऊपर चढ़ के तोड़ना था तो कैसे मॉस्क के ऊपर जाएंगे। तो सेम रस्से जो रिहर्सल वाले टाइम पे यूज़ किए थे, सेम मॉस्क के चारों तरफ लगाए उन्होंने और वो रिहर्सल कर रहे थे। और उसमें से एक आदमी ने नकाब पहना हुआ, नकाब मतलब ये जो रुमाल वगैरह से अपना फेस छुपाया हुआ था। तो बाकी मेरे को जो लगे लेबर टाइप या जिसको बोलते थे कार सेवक हैं, दे वर वेरी प्रोफेशनल। बट जो उसने मुंह छुपाया हुआ था वो लगा मेरे को इनका मास्टर माइंड है, वो ही इंस्ट्रक्शन दे रहा था इन लोगों को कि कैसे करना है, कैसे ऊपर चढ़ना है। और मस्ट भी इंजीनियर होगा या कुछ, जो कि अपनी आइडेंटिटी नहीं देना चाह रहा था। तो ये सारा रिहर्सल का पिक्चर हमने खींचा। वापस आके के मैंने होटल में अपने कुलीग्स या दोस्तों को बतलाया तो नोबडी वाज बिलीविंग कि ऐसे हो सकता है। आई वाज वर्किंग विद द पायनियर। उनको भी विश्वास नहीं था जब वो पिक्चर एक छपी और रास्ते से जा रहे हैं तो उन्होंने भी सिंपल कैप्शन दिया, वो भी विश्वास नहीं कर रहे थे कि ऐसे से रिहर्सल हुआ। दिसंबर की शुरुआत से ही भीड़ भारी मात्रा में वहां पहुंच चुकी थी और घटना वाले दिन यानी 6 दिसंबर को सुबह से ही तेवर कुछ अलग था। एक झलक आप कह सकते हैं 5 दिसंबर की शाम को ही दिखने लगी थी, जब इन लोगों ने मीटिंग की थी। विश्व हिंदू परिषद की एक मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने ये घोषणा की थी कार सेवकों से कि हम जो है पानी और बालू, सरजू का जल लेकर के और बालू लेकर के कार सेवा करेंगे। इस घोषणा के बाद कार सेवकों में काफ़ी कह सकते हैं कि असंतोष जैसी स्थिति थी, लेकिन वो कार सेवक पूरे अयोध्या की सड़कों पर घूम रहे थे जिस तरीके से। वो एक माहौल की एक झलक थी कि 6 दिसंबर को क्या हो सकता है। 6 दिसंबर की सुबह तो 12:07 इन्होंने कार सेवा का टाइम रखा था, लेकिन 12:07 हो
उसके पहले ही एक तरफ मंच पे भाषण हो रहे थे, और आप तो इतने सालों बाद जान ही रहे हैं कौन कौन लोग भाषण थे, कि कौन कौन वहाँ पे जमा थे। बीजेपी के बहुत शीर्ष नेतृत्व जमा था, विश्व हिंदू परिषद के शीर्ष नेतृत्व जमा था, आरएसएस से लेकर के आरएसएस के जितने भी संगठन हैं उनके शीर्ष नेतृत्व वहाँ पर मौजूद थे, जो उनके अनुषांगिक संगठन कहे जाते हैं। और उनके भाषण भी हो रहे थे, उनके स्थानीय विधायक, सांसद, सारे लोग वहाँ जमा थे, और कार सेवकों की एक बहुत बड़ी संख्या थी। और पूरा कह सकते हैं कि जो आप डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर था, जिसे आप बाबरी मस्जिद के ढांचे के रूप में भी जानते हैं, उसके चारों ओर अगर किसी की सुरक्षा थी तो ट्रेंड वर्कर्स, जो कार सेवक, सो कॉल्ड कार सेवक थे आप कह सकते हैं, उनके लोगों की उन्होंने अपने मानव श्रृंखला के द्वारा उसे सुरक्षा कह सकिए या कोई एक रणनीति थी, ये मैं नहीं कह सकती। वो उनको एक तरीके से हैंड ओवर थी। अंदर जरूर जहाँ मूर्तियाँ रहती थीं रामलला की, वहाँ पे जो है वो 3 टायर सिस्टम सिक्योरिटी था, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस वहाँ थीं, और बाकी जो उसके किनारे इर्द गिर्द होती थी वो वैसे ही होमगार्ड और पुलिस इसी टाइप के लोगों की। जबकि पैरामिलिट्री फोर्सेस की अयोध्या फैज़ाबाद के अंदर कमी नहीं थी, क्योंकि ये एक स्टेट और नेशनल सब्जेक्ट, स्टेट और आपका राष्ट्र का भी एक जो भारतीय संविधान की परिधि में थे, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। क्योंकि बिना यूपी गवर्नमेंट के पूछे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस भेज दी थी, जिनको स्टेट गवर्नमेंट ने डिप्लॉय नहीं किया था, वो सिर्फ जगह जगह अपने कैंपों में थीं। और 12:07 के पहले ही, 12 भी नहीं बजे थे, 5 मिनट बाकी थे, 11:55 या 11:57 रहे होंगे, तभी अशोक सिंघल चबूतरे की ओर जाते हैं, जहां लोगों को कार सेवा करनी थी, जिसमें कहा गया था कि लोग सरजू से बालू और पानी लेकर के कार सेवा करेंगे। और वो वही चबूतरा था जिसको 2.77 एकड़ कल्याण सिंह ने अधिग्रहण कराया था, और गवर्नमेंट के पैसे से बनाया गया था, गवर्नमेंट का पैसा था, और विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के नेताओं का वॉलंटरी और एक तरीके से उसमें सहयोग था, जिसे वो पहले राम मंदिर की नींव कहते थे। और सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको एक दिन की सज़ा एक सिंबॉलिकल सुनाई थी कल्याण सिंह को, तो उसी चबूतरे के लिए ही वो सुनाई थी कि वो परमानेंट स्ट्रक्चर का चबूतरा था, जो 2.77 एकड़ ज़मीन पे जिससे विवादित लैंड थी, उस पर उसी के लिए उनको एक दिन की सज़ा मिली थी। तो उसके बाद जिस तरीके से टिड्डी दल का हमला होता है आप कह सकते हैं, उसी तरीके से जो उसके चारों तरफ से लोग जो है चढ़ना शुरू कर दिए, और उसके ऊपर जो किनारे की जितनी भी बैरिकेडिंग थी उसको उन्होंने हथियार बनाया। देखते देखते न जाने कितने बेलचे, हथौड़े और ये सारी चीज़ें जो है बड़ी संख्या में वहाँ पर उपलब्ध हो गई, क्योंकि कंस्ट्रक्शन पहले से शेषावतार मंदिर जो है एक अलग से वो पहले से कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, क्योंकि राम कथा कुंज 1 रुपये के पट्टे पे जो है वो दे दिया था यूपी गवर्नमेंट ने, और सारा जमावड़ा उसी 1 रुपये के पट्टे वाली ज़मीन पर सभी का था, जिसमें उनके बड़े नेता शामिल थे। और उस तरीके से उन्होंने पहला गुंबद गिराने में उनको बड़ा वक्त लगा, क्योंकि 1934 के बनाए हुए डोम थे, जब एक बार बैरागियों का हमला हुआ था उस पर, तो वो मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब उसका जब प्लास्टर उखड़ा तो जो गुंबद था, गुंबद एक तरीके से पूरा गुलाबी हो चुका था, क्योंकि वो चूने और सुर्खी से बनाया गया था। लेकिन पहला गुंबद गिरते में तो ज़्यादा वक्त लगा, लेकिन उसके बाद जब उनको लगा कि ये शायद वक्त ज़्यादा ना हो जाए, फिर जब वो लोग जैसे ही कार सेवक ऊपर चढ़ के तोड़ फोड़ करने लगे, तुरंत ही सारे फोटोग्राफर्स, पहला अटैक फोटोग्राफर पे हुआ, दूसरा अटैक जो है वो पत्रकारों पे हुआ। उस दौरान चैनल, लाइव टेलीकास्ट वाले चैनल तो होते नहीं थे। न्यूज़ ट्रैक मैंने एक आध कैसेट वगैरह बनाई थी उन दिनों, तो और उनके जो आए थे वीडियो कैमराज वाले, उनके भी तोड़ फोड़ कर दी गई थी। सारे पत्रकारों के कैमरे, जितने फोटोग्राफर थे, इवन मेरा भी, मेरे ऊपर 2 बार उन्होंने अटैक किया,
और यही उनका सबसे बड़ा यही था कि उन दिनों फैज़ाबाद और अयोध्या के बीच में एक टेलीफोन लाइन पर एक समय में एक ही व्यक्ति से बात हो सकती थी। C डॉट का एक्सचेंज होता था, मतलब ओल्ड टेक्नोलॉजी थी। तो उस समय उन लोगों ने जो PCO पे, कार सेवकों ने PCO पे कब्जा कर रखा था कि जिससे कि कोई इन्फॉर्मेशन बाहर ना जाए, क्योंकि उनको लगता था कि अगर इन्फॉर्मेशन और फोटोग्राफ बाहर चले गए तो सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्रपति शासन लगा देगी और फिर यहाँ पे गोलीकांड हो सकता है। तो इसलिए उनका पहला ये था कि किसी तरीके के ये इन्फॉर्मेशन बाहर ना जाए। यह सब कुछ उस हिंदुस्तान में हुआ जो बहुधर्मी समाज वाला है और इसके लिए किसी एक पक्ष को दोषी ठहराया जाना कतई उचित नहीं होगा। गलती कई पक्षों ने की, पार्टियों ने और सरकारों ने भी। लम्हों की ऐसी गलतियां जो इतिहास बन गई। इस घटना के बाद जो दंगे हुए वो किसी भी मानव सभ्यता के लिए कलंक ही कहे जा सकते हैं। दो धर्मों के लोगों के बीच विश्वास की डोर टूट गई। अब वक्त है अयोध्या को अयोध्या की घटना से आगे निकलने का, साथ ही देश को देश के रूप में और संगठित होने का। यह मौका तभी बनेगा जब राजनीति वहां अवसर न खोजे, देश विवेक और बौद्धिकता का परिचय दे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 170 सालों का विवाद न जाने और कितने दशक चले।